हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। GK 2020 यूट्यूब चैनल की NCERT वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले एक सप्ताह से हम भारत देश के राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं और कल भी हमने उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा था। कल पहला पार्ट था। आज हम दूसरे पार्ट में गढ़मुक्तेश्वर, वृंदावन, मथुरा, चित्रकूट ऐसे महत्वपूर्ण स्थान की चर्चा करने वाले हैं। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले बात करते हैं गढ़मुक्तेश्वर की। उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ के समीप गंगा नदी के तट पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर धार्मिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थल है। प्राचीन काल में यह नगर हस्तिनापुर का ही एक भाग था। एक बार फिर से देख लो कि गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ के समीप गंगा नदी के तट पर स्थित और दोस्तों धार्मिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण यह स्थल प्राचीन काल में यह हस्तिनापुर का ही एक भाग था। और आगे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मुक्तेश्वर शिव का मंदिर, यहाँ पर मुक्तेश्वर शिव का मंदिर तथा प्राचीन शिवलिंग कारखंडेश्वर स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। हिंदू लोग अपने मृतकों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए यहाँ आते हैं। एक बार फिर से देख लो कि गढ़मुक्तेश्वर दोस्तों सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है और यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। धार्मिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पर मेले का नजारा देख सकते हैं। यह मेला कब आयोजित किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और प्राचीन काल में यह हस्तिनापुर का ही एक भाग था। और यहाँ पर मुक्तेश्वर शिव का मंदिर है। प्राचीन शिवलिंग कारखंडेश्वर स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। हिंदू लोग अपने मृतकों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए यहाँ गढ़मुक्तेश्वर आते हैं। चलिए, जो बात मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कार्तिक पूर्णिमा को निम्न में से किस स्थान पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को किस स्थान पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है? गढ़मुक्तेश्वर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और गढ़मुक्तेश्वर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित एक तीर्थ स्थान है? तो यह गढ़मुक्तेश्वर किस नदी के तट पर स्थित एक भव्य तीर्थ स्थान है? तो यह गंगा नदी के तट पर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और अहित छत्र की बात करें, पांचाल जनपद के उत्तर भाग की राजधानी अहित छत्र ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या? यह पांचाल जनपद के उत्तरी भाग की राजधानी अहित छत्र ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र था। मौर्य युग में यह मूर्ति कला का प्रसिद्ध केंद्र था। क्या? अहित छत्र मौर्य युग में मूर्ति कला का एक प्रसिद्ध केंद्र था। गुप्त राजाओं से पूर्व यह नगर नागवंशी राजाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और वर्तमान में यह बरेली जिले का रामनगर नामक गांव स्थित है। क्या? अहित छत्र के स्थान पर वर्तमान में कौन सा नगर है? रामनगर नामक एक गांव स्थित है। एक बार फिर से देख लो कि पांचाल जनपद के उत्तर भाग की राजधानी अहित छत्र ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र था। मौर्य युग में यह मूर्ति कला का प्रसिद्ध केंद्र था। गुप्त राजाओं से पूर्व यह नगर नागवंशी राजाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र तथा वर्तमान में यहां बरेली जिले का रामनगर नामक एक गांव स्थित है। कहां पर? अहित छत्र पर। चलिए आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा स्थान मूर्ति कला का प्रसिद्ध केंद्र था? मूर्ति कला का एक प्रसिद्ध केंद्र था जिसका नाम है अहित छत्र। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और हस्तिनापुर की बात करें तो आपने दोस्तों महाभारत सीरियल तो देखी ही होगी जिसमें यह हस्तिनापुर का जिक्र किया गया है। तो महाभारत से रिलेटेड यह हस्तिनापुर की बात करें, महाभारत कालीन यह नगर पांडवों की राजधानी के रूप में प्रख्यात रहा। क्या? पांडवों की राजधानी के रूप में प्रख्यात रहा है हस्तिनापुर। महाभारत काल में इस नगर की गणना वैभवशाली नगर के रूप में की जाती थी। यहाँ पर भव्य महल, व्यवस्थित राजमार्ग, उद्यान तथा बाजारों की व्यवस्था थी। इस नगर के प्राचीन अवशेष आज भी मेरठ जिले की मावना तहसील के निकट गंगा तट के आसपास देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से देख लो हस्तिनापुर कि महाभारत कालीन में यह नगर पांडवों की राजधानी के रूप में प्रख्यात रहा।
महाभारत काल में इस नगर की गणना वैभवशाली नगर के रूप में की जाती थी। यहाँ पर भव्य महल, व्यवस्थित राजमार्ग, उद्यान तथा बाजारों की व्यवस्था थी। इस नगर के प्राचीन अवशेष आज भी मेरठ जिले की मावना तहसील के निकट गंगा तट के आसपास देखने को मिलते हैं। चलिए आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा नगर पांडवों की राजधानी के रूप में प्रख्यात रहा? तो हमने किसकी बात की? पांडवों की राजधानी के रूप में प्रख्यात रहा है हस्तिनापुर। सही आंसर है ऑप्शन बी। और अब नैमिषारण्य यानी कि मिश्रिक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सीतापुर के समीप स्थित नैमिषारण्य में महर्षि दधीचि ने देवताओं को अपनी अस्थियां राक्षसों के नाश हेतु दे दी थी। और नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ भी कहते हैं, जिसको भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से संबंधित बताया जाता है। एक बार फिर से देख लो कि उत्तर प्रदेश में सीतापुर के समीप स्थित नैमिषारण्य में एक ऋषि जिसका नाम है महर्षि दधीचि ने देवताओं को अपनी अस्थियां राक्षसों के नाश हेतु भेंट कर दी थी। और नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ भी कहते हैं, जिसको भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से संबंधित बताया जाता है। चलिए आंसर दीजिए। निम्न में से किस स्थान का संबंध महर्षि दधीचि से है? तो महर्षि दधीचि से रिलेटेड स्थान है नैमिषारण्य। और वो क्यों रिलेटेड है वो आपको पता चल गया, क्योंकि दोस्तों महर्षि दधीचि ने यहां नैमिषारण्य में देवताओं को अपनी अस्थियां भेंट कर दी थी। क्यों? राक्षसों के नाश हेतु। चित्रकूट की बात करें तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मध्य स्थित एक धार्मिक महत्व वाला स्थान है यह चित्रकूट। और कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने यही अवतार लिया था। वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यही महर्षि अत्रि और सती अनसुईया के अतिथि बनकर यहाँ पर रहे थे। कहां पर? चित्रकूट में। दोस्तों हिंदू धर्म के लिहाज से यह महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वो कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मध्य स्थित एक धार्मिक महत्व वाला स्थान है चित्रकूट। और कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने यही अवतार लिया था। वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यही यानी कि यहाँ चित्रकूट में महर्षि अत्रि तथा सती अनसुईया के अतिथि बनकर रहे थे। और महाकवि तुलसीदास भी आत्मिक शांति के लिए चित्रकूट आए थे। अब्दुल रहीम खान खाना जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जहांगीर के क्रोध के कारण यहां आकर शरण ली थी। दोस्तों 3 महत्वपूर्ण बात आई। एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यहां पर आकर महर्षि अत्रि और सती अनसुईया के आश्रम में अतिथि बनकर रहे थे। दूसरी बात कि महाकवि तुलसीदास भी आत्मिक शांति के लिए यहां चित्रकूट आए थे। और तीसरी बात अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, जहांगीर के क्रोध के कारण यह अब्दुल रहीम खान खाना कहां पर? चित्रकूट आकर शरण ली थी, यानी कि यहां पर आया था। ओके आंसर दीजिए। महाकवि तुलसीदास आत्मिक शांति के लिए कहां गए थे? महाकवि तुलसीदास आत्मिक शांति के लिए कहां गए थे? चित्रकूट गए थे। सही आंसर है ऑप्शन डी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। श्री राम महर्षि अत्रि तथा सती अनसुईया के अतिथि बनकर रहे थे, वह स्थान कौन सा है? वह स्थान है चित्रकूट। कौन सा? चित्रकूट। और किसको चक्र तीर्थ कहते हैं? किसको चक्र तीर्थ कहते हैं? तो हाल ही में मैंने आपको बताया नैमिषारण्य। किसको? नैमिषारण्य को दोस्तों चक्र तीर्थ कहते हैं। और यहां पर मैंने आपको बताया कहां पर? ये देखिए कि नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ भी कहते हैं। तो सही आंसर हमने दे दिया है। ओके और अब देवगढ़ की बात करें तो उत्तर प्रदेश में झांसी मंडल में स्थित देवगढ़ गुप्तकालीन कला का प्रसिद्ध केंद्र था। क्या? उत्तर प्रदेश में झांसी मंडल में स्थित देवगढ़ गुप्तकालीन कला का प्रसिद्ध केंद्र था। गुप्त काल में यहाँ अनेक भव्य भवनों एवं कलात्मक मंदिरों का निर्माण कराया गया। यह स्थान गुप्तकालीन दशावतार मंदिर के लिए विशेष प्रसिद्ध है। और इस मंदिर में शिव, विष्णु तथा अन्य देवी देवताओं की अत्यंत कलात्मक मूर्तियां विद्यमान है। हम किसकी बात कर रहे हैं? देवगढ़ की बात कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में झांसी मंडल में स्थित देवगढ़ गुप्तकालीन कला का प्रसिद्ध केंद्र था। गुप्त काल में यहाँ अनेक भव्य भवनों एवं कलात्मक मंदिरों का निर्माण करवाया गया।
यह स्थान गुप्तकालीन दशावतार मंदिर के लिए विशेष प्रसिद्ध है। इस मंदिर में शिव, विष्णु तथा अन्य देवी देवताओं की अत्यंत कलात्मक मूर्तियां विद्यमान है। चलिए आंसर दीजिए, निम्न में से कौन सा स्थान गुप्तकालीन कला का प्रसिद्ध केंद्र था? तो यहां 4 ऑप्शन है। सही आंसर है देवगढ़। देवगढ़ गुप्तकालीन कला का प्रसिद्ध केंद्र था। सही आंसर है ऑप्शन डी। और अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ की बात करें। लखनऊ, नवाबों की नगरी भी लखनऊ को कहा जाता है। क्या लखनऊ को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है? तो नवाबों की नगरी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। क्या यह लखनऊ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गोमती नदी के तट पर। और जनुश्रुति के अनुसार इसकी स्थापना भगवान श्री राम के अनुज यानी कि छोटे भाई लक्ष्मण ने की थी। दोस्तों यहां से एक हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि लखनऊ की स्थापना किसने की थी? श्री राम के अनुज लक्ष्मण ने की थी और इसी कारण इसका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी है। क्या लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है? लक्ष्मणपुरी। और लखनऊ अपने नवाबों के कारण प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की प्रमुख इमारतों का परिचय मैं आपको देता हूं। तो सबसे पहले एक तो इंफॉर्मेशन देख लीजिए कि नवाबों की नगरी लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल, गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ यह शहर। जनश्रुति के अनुसार इसकी स्थापना भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण ने की थी। इसी कारण लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है? लक्ष्मणपुरी। और लखनऊ अपने नवाबों के कारण प्रसिद्ध रहा था। तो सबसे पहले यह रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है। क्या आंसर देंगे कि नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? लखनऊ को। किसे? लखनऊ को। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? गोमती नदी के तट पर। और लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों राम के छोटे भाई यानी कि राम के अनुज का नाम क्या था? लक्ष्मण। तो लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? लक्ष्मणपुरी। क्या? लक्ष्मणपुरी। ये देखिए लक्ष्मणपुरी लखनऊ का प्राचीन नाम था। और अब लखनऊ में जो दर्शनीय स्थल है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बड़ा इमाम बाड़ा की बात करते हैं। लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध इमारत बड़ा इमाम बाड़ा है। इमेज में आप देख सकते हैं लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? इमाम बाड़ा है, जिसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने कराया था। और यह इमारत ईंट और बहुत ही बढ़िया किस्म के चूने से बनवाई गई थी, जिसमें फर्श से लेकर छत तक लकड़ी का नाम ही नहीं है। यानी कि बिना लकड़ी यह सारी इमारत बनाई गई है। एक बार फिर से देख लो, हम किसकी बात कर रहे हैं? बड़ा इमाम बाड़ा की बात कर रहे हैं। लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध इमारत, इमेज में आप देख सकते हैं बड़ा इमाम बाड़ा, जिसका निर्माण किसने करवाया था? नवाब आसफुद्दौला ने कराया था। और यह इमारत ईंट और बहुत ही बढ़िया किस्म के चूने से बनवाई गई थी, जिसमें फर्श से लेकर छत तक लकड़ी का नाम ही नहीं है। और इस इमारत का मुख्य अंग एक विशाल मंडप है। क्या? इस इमारत का मुख्य अंग एक विशाल मंडप है जो 38.6 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। इसके 2 बरामदे हैं, इनमें से एक 8 मीटर और दूसरा 8.25 मीटर चौड़ा है। मंडप के दोनों टोकों पर अष्टकोण कमरे हैं, जिनमें प्रत्येक का व्यास कितना है? 15.9 मीटर है। तो जो यह मैंने बात की यह है बड़ा इमाम बाड़ा। कहां पर है? लखनऊ की प्रसिद्ध इमारत, इमेज में आप देख सकते हैं। और इमाम बाड़े के अग्र भाग में मेहराबदार झरोखे हैं। क्या? अग्र भाग में यहाँ मेहराबदार झरोखे हैं। बीच में एक बड़ा सा प्रवेश द्वार है। क्या? यहाँ बीच में एक बड़ा सा प्रवेश द्वार है जो एक चौकोर प्रांगण में खुलता है। मुख्य कक्ष के ऊपर भूल भुलैया है जो अपनी पेचदार गलियों के लिए प्रसिद्ध है। और यह इमाम बाड़ा अपनी भव्यता तथा विशालता में भारत के ही नहीं बल्कि विश्व भर में अद्वितीय नमूना है यह बड़ा इमाम बाड़ा। एक बार फिर से देख लो कि इमाम बाड़े के अग्र भाग में मेहराबदार झरोखे है, बीच में एक बड़ा सा प्रवेश द्वार है जो एक चौकोर प्रांगण में खुलता है। मुख्य कक्ष के ऊपर भूल भुलैया है जो अपनी पेचदार गलियों के लिए प्रसिद्ध है। और यह इमाम बाड़ा अपनी भव्यता तथा विशालता में भारत के ही नहीं विश्व भर में अद्वितीय नमूना है। चलिए आंसर दीजिए।
कि यह बड़ा इमाम बाड़ा नामक प्रसिद्ध इमारत का निर्माण किसने कराया था? क्या यह बड़ा इमाम बाड़ा नामक प्रसिद्ध इमारत का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों नवाब आसफुद्दौला ने करवाया था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। और दोस्तों लखनऊ की एक और महत्वपूर्ण इमारत जिसका नाम है हुसैनाबाद इमाम बाड़ा, और यह हुसैनाबाद इमाम बाड़ा को प्रकाश महल भी कहा जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत यह इमारत, क्या नाम है? प्रकाश महल। एक और भी नाम है हुसैनाबाद इमाम बाड़ा। तो यह छोटी परंतु अति सुंदर इमारत है, इमेज में आप देख सकते हैं। और इसमें 3 कमरे बने हुए हैं। कमरों की दीवारों पर भली प्रकार नक्काशी की गई है। क्या दोस्तों? बहुत ही बारीकी से यहाँ पर नक्काशी की गई है। और मध्य के कमरे में मोहम्मद अली शाह का मकबरा स्थित है। इसमें चांदी का बना हुआ ताजिया शोभित है। और अंतिम कमरों में मोम के बने हुए ताजिए रखे हुए हैं और इन पर लकड़ी मढ़ी हुई है। चलिए एक बार फिर से देख ले कि हुसैनाबाद इमाम बाड़ा यानी कि प्रकाश महल, यह छोटी परंतु अति सुंदर इमारत, इसमें 3 कमरे बने हुए हैं। कमरों की दीवारों पर भली प्रकार की नक्काशी की गई है। मध्य के कमरे में मोहम्मद अली शाह का मकबरा स्थित, इसमें चांदी का बना हुआ ताजिया शोभित है। अंतिम कमरों में मोम के बने हुए ताजिए रखे हुए हैं और इन पर लकड़ी मढ़ी हुई है। चलिए आंसर दीजिए, मोहम्मद अली शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मोहम्मद अली शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी हुसैनाबाद इमाम बाड़ा। और हुसैनाबाद इमाम बाड़ा नाम क्या है? प्रकाश महल भी कहा जाता है। वहां पर मोहम्मद अली शाह का मकबरा स्थित है। और रूमी दरवाजा की बात करें, ये देखिए बहुत ही अच्छा खूबसूरत यह गेट, नाम है रूमी दरवाजा। तो रूमी दरवाजा को तुर्की दरवाजा भी कहा जाता है। क्या यह रूमी दरवाजा को तुर्की दरवाजा भी कहा जाता है? यह दरवाजा विशाल इमाम बाड़े के पश्चिमी द्वार पर स्थित है और लगभग 27 मीटर ऊंचा है। कितना दोस्तों? यह है 27 मीटर ऊंचा। तो फिर से एक बार देख लो, रूमी दरवाजा, तुर्की दरवाजा भी कहा जाता है। यह दरवाजा विशाल इमाम बाड़े के पश्चिमी द्वार पर स्थित है और लगभग हाइट कितनी है? 27 मीटर है। और लखनऊ के और भी अन्य दर्शनीय इमारतें हैं, जिसमें जामा मस्जिद, 76 मंजिल विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, रेजिडेंसी, केसरबाग महल, रोशन उद्दौला की कोठी, कैनिंग कॉलेज, तारावाली कोठी, खर्शद मंजिल, लोमार्टिनियर कॉलेज, मोती महल, विधानसभा भवन, बारादरी, घंटाघर, शहीद स्मारक आदि उल्लेखनीय है। दोस्तों लखनऊ के और भी दोस्तों घूमने लायक जो स्थल है उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि जामा मस्जिद, 76 मंजिल विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, रेजिडेंसी, केसरबाग महल, रोशन उद्दौला की कोठी, कैनिंग कॉलेज, तारावाली कोठी, खर्शद मंजिल, लोमार्टिनियर कॉलेज, मोती महल, विधानसभा भवन, बारादरी, घंटाघर, शहीद स्मारक आदि उल्लेखनीय है। और इसके अतिरिक्त सिकंदर बाग, विलायती बाग, आलम बाग, दिलखुशा, विक्टोरिया पार्क, बेगम हजरत महल पार्क, नया व पुराना अजायब घर और चिड़ियाघर उल्लेखनीय स्थल है। यह हमने बात की लखनऊ की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। तो गंगा तट पर स्थित वाराणसी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो एक और क्वेश्चन बन गया कि वाराणसी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गंगा नदी के तट पर। विश्वनाथ मंदिर, गंगा के तट पर फैले घाट, दुर्गा महल, औरंगजेब का मस्जिद, तुलसी मानस मंदिर, नया विश्वनाथ मंदिर, आलमगिरी मस्जिद, भारत माता मंदिर, रामनगर किला और संग्रहालय यहाँ के दर्शनीय स्थान है। हम किसकी बात कर रहे हैं? वाराणसी की बात कर रहे हैं। एक तो याद रख लिया है कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। और वाराणसी के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से और यहाँ पर घूमने लायक स्थल कौन कौन से? तो विश्वनाथ मंदिर, गंगा के तट पर फैले घाट, दुर्गा महल, औरंगजेब का मस्जिद, तुलसी मानस मंदिर, नया विश्वनाथ मंदिर, आलमगिरी मस्जिद, भारत माता मंदिर, रामनगर किला और संग्रहालय यहाँ के दर्शनीय स्थान है। सारनाथ यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। कौन सा? यह सारनाथ। चलिए आंसर दीजिए, वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इमेज में आप देख सकते हैं।
और अब सारनाथ की बात करें तो सारनाथ वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वर्तमान में इस नगर के ध्वंसावशेष प्राप्त होते हैं। क्या वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह सारनाथ दोस्तों पहले था। वर्तमान में इस नगर में ध्वंसावशेष प्राप्त होते हैं। बौद्ध काल में यह नगर बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्रों में से एक था। यही भगवान बुद्ध ने यानी कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश देकर धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। दोस्तों भगवान बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया उससे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और यहाँ पर अशोक द्वारा बनवाया गया स्तूप आज भी आकर्षण का केंद्र है। इमेज में आप देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लो। दोस्तों आपने कहीं हिस्ट्री में सारनाथ के बारे में पढ़ा होगा तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है कि सारनाथ वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वर्तमान में इस नगर के ध्वंसावशेष ही प्राप्त होते हैं, यानी कि कुछ अवशेष ही बचे हैं। बौद्ध काल में यह नगर बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्रों में से एक था। यही महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और यहाँ पर अशोक द्वारा बनवाया गया स्तूप आज भी आकर्षण का केंद्र है। चलिए आंसर दीजिए। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ देकर धर्म चक्र प्रवर्तन किया था? तो महात्मा बुद्ध ने भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में और प्रथम उपदेश जो दिया इसे बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और अब मथुरा की बात करें। मथुरा यानी कि ब्रजभूमि यमुना नदी के तट पर बसा हुआ एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। क्या मथुरा यमुना नदी के तट पर बसा हुआ एक प्रमुख तीर्थ स्थान है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? मथुरा में। द्वारकाधीश, पीपलेश्वर, रंगेश्वर, गोकर्णेश्वर, भूतेश्वर, पवित्र कुंड और घाट यहाँ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। कनखल तीर्थ, रंगभूमि, सती बुर्ज, कंस किला, जामा मस्जिद, सरस्वती संगम, म्यूजियम, गोकुल, गोवर्धन और वृंदावन अन्य आकर्षण है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मथुरा की। तो मथुरा यमुना नदी के तट पर बसा हुआ एक प्रमुख तीर्थ स्थल। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में और यहाँ पर देखने लायक स्थल जिसमें द्वारकाधीश, पीपलेश्वर, रंगेश्वर, गोकर्णेश्वर, भूतेश्वर, पवित्र कुंड और घाट यहाँ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। कनखल तीर्थ, रंगभूमि, सती बुर्ज, कंस किला, जामा मस्जिद, सरस्वती संगम, म्यूजियम, गोकुल, गोवर्धन और वृंदावन अन्य आकर्षण है। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा। मथुरा यानी कि ब्रजभूमि किस नदी के तट पर बसा हुआ एक प्रमुख तीर्थ स्थान है? यमुना नदी के तट पर बसा हुआ एक प्रमुख तीर्थ स्थल। और अब इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद का निर्माण अकबर ने 1575 में किया था। याद रख लो दोस्तों, इलाहाबाद का निर्माण अकबर ने कब किया था? 1575 में। और यह आर्यों के समय में प्रयाग के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। हर 12 साल बाद यहाँ का कुंभ मेला सैकड़ों को आकर्षित करता है। हर 12 साल बाद दोस्तों यहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। लोग गंगा, जमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करने आते हैं। एक बार फिर से देख लो, इलाहाबाद का निर्माण किसने किया? अकबर ने। कब किया? 1575 में। आर्यों के समय में इलाहाबाद का नाम क्या था? प्रयाग था और वर्तमान में नाम बदलकर फिर से कर दिया गया है प्रयागराज। हर 12 साल बाद यहाँ कुंभ मेला आयोजित होता है और लोग यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करने आते हैं। और आनंद भवन, हनुमान मंदिर, ऑल सेंट्स कैथेड्रल, खुसरूबाग, पाटलिपुरी मंदिर, मिंटो पार्क आदि यहाँ के मुख्य आकर्षण है। और यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? वाराणसी। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। आपको मजा आया है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।